ओके जी। इसके बाद जनाब कहता है, अच्छा इसकी ना एक्सेप्शन, चलें एक्सेप्शन बाद में देख लेंगे। इसका जनाब एक दूसरा पॉइंट जिसके अंदर वो बात करता है, रूल ऑफ एस्ट्रोपल डज नॉट अप्लाई ऑन माइनर। अब ये रूल ऑफ एस्ट्रोपल है क्या? देखिए बेटा, कानून कहता है कि जनाब अगर एक बंदे ने कोई पब्लिक स्टेटमेंट दे दी, अगर किसी बंदे ने कोई बात कर दी, कोई असर्शन, कोई दावा कर दिया, तो अब वो बंदा अपनी इस बात से फिर नहीं सकता। अब वो बंदा अपनी इस बात से नहीं फिर सकता। एक दफा जो बंदे ने कोई बात कर दी, अब वो बंदा इस बात से फिर नहीं सकता। ठीक है जी। मिसाल के तौर पर मैं पार्टनरशिप एक फर्म चलाता हूं, उसमें जनाब मेरे भाई, क्या नाम था, अब्दुल राफे। अब्दुल राफे ने पब्लिकली स्टेटमेंट दे दी कि जी मैं सर हसन की फर्म का पार्टनर हूं। इन्होंने स्टेटमेंट दे दी, बेशक ये पार्टनर नहीं है। इन्होंने दूसरे तीसरे बंदे को क्या कह दिया कि मैं भी सर हसन की फर्म का पार्टनर हूं। अब लॉ कहता है कि जनाब अब आपने जब ये पब्लिकली बात कर दी, अब आप इस बात से फिर नहीं सकते। अब इनके कहने से ये मेरे पार्टनर नहीं बन जाएंगे, लेकिन जिस बंदे को इन्होंने कहा कि जनाब मैं उनका पार्टनर हूं और उस बंदे ने मेरे साथ कॉन्ट्रैक्ट कर लिया और उसको नुकसान हो गया, तो नुकसान की जो भरपाई होगी वो अब्दुल राफे भी करेंगे। अगर बेनिफिट हो गया तो अब्दुल राफे को किसी किस्म का प्रॉफिट नहीं देने वाला मैं। समझ रहे बात को? कि मैं दोबारा समझा देता हूं। भाई का नाम क्या है? अली। अब्दुल राफे ने अली से कहा कि मैं सर हसन की फर्म का पार्टनर हूं। अली ने कहा अच्छा, फिर तो तुम दोस्त हो, फिर तो सर हसन से हम कंसल्टेंसी ले लेते हैं। अली ने मुझे पैसे दिए कि सर ये मेरी जो है वो बिजनेस फीजिबिलिटी मुझे बना दें, ये 10 लाख रुपए ले लें। हमने पैसे लिए और हम फरार हो गए। वो हम अपनी बिजनेस फीजिबिलिटी बना के भाग गए यहां से। अब लॉ कहता है क्योंकि अब्दुल राफे ने पब्लिकली स्टेटमेंट दी थी क्या, कि मैं सर हसन की फर्म का पार्टनर हूं, तो बीइंग जी वो पार्टनर नहीं थे। उन्होंने बस ऐसे एक शेखी मारी, उन्होंने थोड़े से जरा, उन्होंने कहा जी मैं भी सर हसन की फर्म का पार्टनर हूं, ऐसी कौन सी बात है। तो अब हुआ ये कि लॉ कहता है कि अब आप अपनी बात से फिर नहीं सकते। अब आपको क्या करना पड़ेगा, अब आपको उनके नुकसान की भरपाई करनी पड़ेगी। ठीक है जी। अब ये है रूल ऑफ एस्ट्रोपल कि जब कोई बंदा बात कर दे तो आप अपनी बात से फिर नहीं सकते। अब लॉ कहता है कि अगर माइनर कोई बात कर दे तो उसके ऊपर रूल ऑफ एस्ट्रोपल अप्लाई नहीं होता। माइनर कह देना मैं मेजर हूं, तो उसके कहने से वो मेजर नहीं बन जाएगा। क्लियर? मिसाल के तौर पर अब सबको पता है कि जनाब एग्रीमेंट विद माइनर इज वॉइड एब निशो। कुछ आपको पता है कि कुछ बच्चे इस तरह के होते हैं, होते वो माइनर है लेकिन वो बचपन से ही बड़े लग रहे होते हैं। मतलब जब वो छोटे से होते हैं, जब वो यही कोई 15-16 साल के होते हैं, तो वो ऐसा लगता है जैसे कि 20-22 साल के होते हैं इस तरह के लोग। नहीं यार, वो तो मैंने तो खैर उनको कभी नहीं देखा 15-16 साल की एज में, इसलिए मैं कुछ नहीं कह सकता। मतलब अब अगर ये 16 साल और ये 26 साल, अब ए ने फ्रॉडुलेंटली बी को कहा, मतलब जाली शनाख्ती कार्ड बनवा लिया होगा, कुछ भी। आज पाकिस्तान में आपको पता आजकल कुछ भी हो सकता है कि जी मैं अपना घर बेचना चाहता हूं 10 लाख रुपए में। बी ने कहा तुम छोटे बच्चे तो नहीं? उसने कहा नहीं मैं माइनर नहीं हूं भाई, बिल्कुल ठीक हो, ये देखो मेरा आईडी कार्ड। शक्ल से भी वो बड़ा लग रहा था। होते हैं कुछ बच्चे इस तरह के। बी ने कहा जी ठीक है। अब बी इस बात पे यकीन कर रहा है कि ए कौन है? मेजर है। तो मुझे कम से कम ये मसला नहीं होगा कि माइनर वाला मेरे पे एलिगेशन नहीं लगेगा कि माइनर के साथ एग्रीमेंट किया। अब बी ने जनाब जाके एग्रीमेंट कर लिया, पैसे दे दिए, ये जनाब आधे पैसे खा गया, आधे पैसे रह गए। 5 लाख रुपए खा गया, 5 लाख रुपए रह गए।
अब हुआ क्या, बी ने कहा कि घर दो, ए ने कहा नहीं है भागो, भाग दो यहाँ से, कोई पैसा ना, पैसे ना घर है। अब बी चला गया कोर्ट, कोर्ट में जाके इसने केस कर दिया। तो ए ने कहा कि सर मैं माइनर हूं, बी ने कहा सर ये झूठ बोल रहा है, इसने मुझे खुद कहा था मैं मेजर हूं। लेकिन इन्हें कहा कि सर मैंने तो वो मजाक किया था, कैसा लगा मेरा मजाक? सर मैं तो झूठ बोला था, मैंने फ्रॉडुलेंटली इसको कहा था कि मैं कौन हूं, मेजर हूं। झूठा था, जाली था, नादरा में उसका रिकॉर्ड नहीं था। नादरा का मतलब वो जो इदारा है, और नहीं। तो हाँ जी, तो जनाब उसका रिकॉर्ड उसमें नहीं मौजूद था, वो झूठा जाली था। इसने कहा सर मैं माइनर हूं, सर मैं माइनर हूं। ये साबित हो गया कि जनाब ये माइनर है। अब लॉ कहता है कि जनाब ये क्योंकि माइनर है, इस वजह से ये वाला रूल एप्लीकेबल होगा, कौन सा, एग्रीमेंट विद माइनर इज वॉइड एब इनिशियो। लेकिन क्योंकि इसने फ्रॉडुलेंटली कहा है कि ये मेजर है और इसने कॉन्ट्रैक्ट किया है, तो इस केस में मैं तुम्हें ये कर सकता हूं कि जो इसके पास पैसे बचे हुए हैं ना, वो वापस ले लो। बचे हुए पैसे तुम्हें क्या कर दिए जाएंगे, वापस कर दिए जाएंगे। हाँ जी, ये ऐसे हो सकता है, और इस तरह के केसेस बहुत ज्यादा हुए हैं। मतलब देखें, जब भी कोई कानून बनता है, कानून बनने के पीछे उसकी एक वजह होती है, कानून बनने के पीछे उसकी एक वजह होती है। जैसे फॉर एग्जांपल पतंगबाजी, पहले काफी देर पहले भी ये जो फैसलाबाद में आपको पता है रिसेंटली एक वाकया हुआ है, इस तरह के कई वाकयात जो थे लाहौर के अंदर जब बसंत मनाई जाती थी। मैं उस टाइम छोटा सा था, तो मेरे ख्याल 2007 या 8 के अंदर वो बैन हो गई थी बसंत, क्योंकि लाहौर के अंदर जब पता चलता था अगले दिन, उस सोशल मीडिया इतना आम नहीं था उस टाइम पे, तो अखबार में पढ़ा करते थे कि जनाब आज 20 बंदे मर गए, आज 50 बंदे मर गए डोर फिरने की वजह से। तो लाहौर के अंदर वो आज भी, लाहौर में जितनी सख्ती है, आप लोगों की सोच है, पिंडी, फैसलाबाद, गुजरांवाला, मतलब इन जगहों पे बसंत मनाई जाती है, मनाई भी गई है, लेकिन लाहौर में किसी में हिम्मत नहीं हुई बसंत मनाने की। तो मतलब बहुत सख्ती है वहां पे। तो अब बसंत पहले अलाउड थी, बाद में क्यों बंद कर दी गई, उसके पीछे रीजन थी कि डेथ होना शुरू हो गई थी, एक तरह के मर्डर है, इसको डेथ नहीं कहूंगा, ये मर्डर इसको मैं कहूंगा। अब यहां पे मसला ये हुआ कि हर कानून बनने के पीछे एक कोई ना कोई वजह है। तो मतलब इस तरह के इतने केसेस हुए थे कि लोगों ने, छोटी उम्र के लोगों ने, बच्चों ने क्या करना शुरू कर दिया, फ्रॉड करना शुरू कर दिया। ठीक है, तो फिर उन्होंने कहा कि जनाब फ्रॉड हम इस वजह से कर रहे हैं कि जनाब अगर कोई बंदा कह भी देता है तो कोई नहीं, बच्चा है, खैर है, छोटा है, कोई बात नहीं, तो हम इसको रेस्टिट्यूशन करवा देंगे, रीस्टोर हम इसको करवा देंगे। ठीक है जी, तो जनाब ये आपके पास रूल ऑफ एस्टोपल डज नॉट अप्लाई ऑन माइनर। अच्छा जी, इसके बाद जनाब आपके पास है minor cannot ratify a contract, ratify an agreement made during his minority after attaining या on attaining majority। इसका मतलब क्या है, देखिए राइटिंग आपको मैं बता रहा हूं, पहले भी मैंने डिस्क्लेमर इसका दिया हुआ है। हाँ, आप अपना जो है ना वो अंडरस्टैंडिंग लेवल थोड़ा सा हाई करें। ओके जी, तो इसका मतलब क्या है, ये बेटा बुक में आपको लाइनें मिल जाएंगी, ठीक है, इस तरह की लाइनें नहीं होंगी, ये अंडरस्टैंडिंग पर्पस के लिए बुक के अंदर जो आपके पास बाकायदा लैंग्वेज लिखी हुई है आप उस तरह से यूज करेंगे। हाँ जी, इसमें कहता है जी होता ये है, बल्कि एक एग्जांपल के साथ आपको समझाता हूं। देखो बेटा, मिस्टर ए एक माइनर है और बी इसका गार्डियन है, या कोई भी बंदा। नॉर्मली गार्डियन के लिए ये बेसिकली सेक्शन बनाया गया था।
ए बी से जैसे हम अपने पेरेंट्स से कभी कभी वादा करते हैं, छोटे होते हैं जब हमें समझ नहीं होती, अब्बा जी अम्मा जी जब मैं बड़ा हो जाऊंगा ना तो मैं आपके लिए इतना बड़ा हवाई जहाज खरीदूंगा, जब आपका दिल करे आप जिधर मर्जी जाना, जब मैं बड़ा हो जाऊंगा ना तो आपके लिए मैं एक स्पेशल किस्म का घर बनाऊंगा। ये हम सारे बच्चे बचपन में नॉर्मली वादे करते हैं, बेशक उनको नहीं बताते लेकिन अपने माइंड में वादे करते हैं कि जी बस एक दफ़ा बड़ा हो जाए। और कभी कभार तो हम ये भी वादे करते हैं कि जनाब बस मैं थोड़ा सा बड़ा हो जाए, मैंने इस घर में रहना ही नहीं है, इज्जत नहीं है यहाँ पे मेरी। तो कभी कभार हम अपने ये सारे के सारे वादे जो है जिनको हम लोग एग्रीमेंट्स कहते हैं, अपनी माइनॉरिटी की एज में जब हम एग्रीमेंट कर रहे होते हैं और हम उस एग्रीमेंट के साथ हम ये बात कर देते हैं। इसी तरह से ए गार्डियन बी गार्डियन था, ए जनाब माइनर था, तो ए ने बी के साथ एग्रीमेंट किया कि भाईजान जब मैं बड़ा हो जाऊंगा ना तो मैं आपको 10 लाख रुपए दूंगा। मैं आपको क्या करूंगा? 10 लाख रुपए दूंगा। माइनर था, बी कहता अच्छा ठीक है ओके। वक्त गुजरा, ये भाई साहब जैसे ही 21 साल के हुए, ये कितने साल के हो चुके होंगे? 31 साल के? हाँ इतना ही, 10 साल के फर्क है ना। तो अब इन्होंने कहा कि यार याद है तुमने बचपन में मेरे साथ एक वादा किया था, एक एग्रीमेंट किया था? कहता हाँ देखो माइनर के साथ एग्रीमेंट करोगे तो वो वॉइड एब इनिशियो है, ऐसा करो अब उस एग्रीमेंट को रेक्टिफाई करो। रेक्टिफाई का मतलब आपने FR 1 में पढ़ा होगा, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर। रेक्टिफिकेशन का मतलब क्या होता है? करेक्शन। तो लॉ रेक्टिफिकेशन नहीं, लॉ की लैंग्वेज में उसको रेक्टिफिकेशन कहते हैं। रेक्टिफाई करना, ठीक करना, किसी गलती को सुधार लेना, ठीक है जी। टू मेक एन एरर गुड, किसी गलती को ठीक कर देना। अब यहां पे कहते हैं जी अगर जब तुमने माइनॉरिटी की एज में एग्रीमेंट किया था तो वो एग्रीमेंट क्या था? वॉइड एब इनिशियो। अब ऐसा करो, अब तुम मेजर हो, अब उसी एग्रीमेंट को ठीक कर दो, रेक्टिफाई कर दो, कह दो कि ना वो एग्रीमेंट अब मैं मेजर हो चुका हूं, अब इस एग्रीमेंट को जो है वो मैं परफॉर्म करने जा रहा हूं। तो लॉ कहता है कि भाई साहब ऐसा नहीं है, दिस इज नॉट पॉसिबल। क्यों? क्योंकि लॉ कहता है कि जनाब आप कभी भी किसी भी एग्रीमेंट को, आपने ऐसा एग्रीमेंट जो कि माइनॉरिटी की एज में किया हो, ऑन अटेनिंग मेजॉरिटी, आप उस एग्रीमेंट को रेक्टिफाई नहीं कर सकते। एग्रीमेंट करना है ना, नया एग्रीमेंट करो, इसी को ठीक ना करो, पुराने ही एग्रीमेंट को ठीक ना करो, नए सिरे से एग्रीमेंट कर लो, नया कॉन्ट्रैक्ट कर लो, वो तुम्हारी मर्जी है। क्लियर? पुराने कॉन्ट्रैक्ट को आप ठीक नहीं कर सकते। Am I okay? Am I cleared? चलें जी आगे। अच्छा जी, इसके बाद जनाब मिटा दो उसको, बेटा पॉइंट क्लियर है? अच्छा जी, अब इसके बाद जनाब आपके पास एक पॉइंट है, माइनर कैन नॉट बी डिक्लेयर्ड इंसॉल्वेंट। माइनर जो है वो कभी भी इंसॉल्वेंट डिक्लेयर नहीं हो सकता। व्हाट डू यू मीन बाय इंसॉल्वेंट? बैंकक्रप्ट। बैंकक्रप्ट का मतलब क्या जी? अब उसके पल्ले कुछ नहीं है, अब उसकी प्रॉपर्टी जायदाद सारा कुछ बेच दो। आपने किसी बंदे को कर्जा दिया और वो कर्जा अदा नहीं कर पा रहा, उसके पास पैसे नहीं है, उसने अपनी सारी जायदाद बेच दी, फिर भी कर्जा नहीं अदा हुआ, तो लोग कहते हैं ना अब ये बैंकक्रप्ट हो चुका है, अब ये इंसॉल्वेंट हो चुका है। ठीक है जी, अब ये क्या हो चुका है? इंसॉल्वेंट हो चुका है, इसके पल्ले कुछ नहीं रहा। वो एक छोटा सा किस्सा आपको सुनाता हूँ वकीलों के लिए। देखिए बेटा, जो मैं आप लोगों को किस्से कहानियां सुनाता हूँ ना, उसके अंदर कोई ना कोई कानूनी बात जरूर होगी इंशाल्लाह। तो वकीलों के जनाब आपको मैं किस्सा सुनाता हूँ। आप जो अगर बैंक के पास जाए ना, आप जाए ना, आम बंदा जाए, तो आप उनको कहिए जी मुझे गाड़ी लीज पे चाहिए, तो बैंक आपको लीज पे गाड़ी दे देगा। लेकिन अगर आप कहेंगे ना कि मैं लॉयर हूँ और मुझे गाड़ी लीज पे चाहिए,
तो वो आपको गाड़ी नहीं देगा। बताता हूँ मैं क्यों नहीं देगा। होता ये है, मैं ऐसे ही जनाब चला गया गाड़ी लीज पे लेने के लिए, मुझे नया नया शौक आया, मैंने कहा जी नई नई जॉब मैंने स्टार्ट की थी, तो मैंने कहा मेरी इनकम थोड़ी है, गाड़ी पता नहीं मुझे मिले कि ना मिले, तो मैंने अपने कहा कि जी मेरे भाई हैं उन्होंने गाड़ी लीज पे लेनी है, तो उन्होंने कहा सर मिल जाएगी, मसला कोई नहीं। उनकी इनकम कितनी है? मैंने कहा जी उनकी इनकम उस टाइम पे आज से कोई मतलब 2015-16 की मैं बात आपको बता रहा हूँ, तो मैंने कहा जी उनकी इनकम तकरीबन है कोई लाख सवा लाख रुपये। तो कहा जी मिल जाएगी गाड़ी। तो करते क्या है वो फ़ोन? मैंने कहा जी लॉयर है। मैंने कहा नहीं सर, मैंने कहा सर लॉयर्स को हम नहीं देते। तो मैंने कहा वजह, इनकम के साथ आपको कंसर्न होना चाहिए। उन्होंने कहा नहीं सर हमारी पॉलिसी नहीं है, आप अपने भाई से पूछिएगा क्यों नहीं देते। तो मैंने अपने भाई से पूछा, उसने कहा जी अर्ली 2000s के अंदर, मतलब 2000, ये जब मुशर्रफ साहब का दौर था, जो लॉयर हजरात थे वो क्या करते थे, वो गाड़ी लेते थे लीज पे, 2-4 इंस्टॉलमेंट्स थी। मतलब उस टाइम बैंक ने ना बहुत सारी गाड़ियां उन्होंने लीज पे दी थी, बहुत सारी गाड़ियां वो लीज पे देते थे। तो लॉयर्स क्या करते थे जनाब, गाड़ी लीज पे लेते थे, गाड़ी लीज के देने के बाद जनाब एक दो जो है वो समझ लीजिए कि ट्रांजैक्शन करते थे, मतलब उनके इंस्टॉलमेंट पे करते थे, तो वो उनको उनके नाम पे जो कागजात थे वो ट्रांसफ़र कर देते थे। गाड़ी के जो कागजात थे वो लेसी के नाम पे ट्रांसफ़र कर देते थे शुरू में। तो जनाब उन्होंने गाड़ी लीज पे लेनी और उसको चलाना। अब जैसे 1-2 इंस्टॉलमेंट, 1-2 महीने उसको इंस्टॉलमेंट देनी, अब कह देना कि जी वो गाड़ी मैंने अपने दोस्त को बेच दी है, गाड़ी किसी दोस्त को बेच देना, ठीक है जी। उसके बाद जनाब 1-8 महीना मजीद उसकी इंस्टॉलमेंट पे करना और उसके बाद कहना जी कुछ नहीं है पैसा। तो बैंकों ने पूछना जाके कि भाई साहब बाकी पैसा? उसने कहा जी मेरे पास तो मैं तो नहीं है, तो पैसा ही नहीं है मेरे पास, क्या करूँ मैं? तो फिर वो कहते थे जाके जनाब इसकी प्रॉपर्टी बिकवाते हैं, ये करेंगे वो करेंगे। अब वो वकील जो थे वो कोर्ट जाते थे, अपने आप को इंसॉल्वेंट डिक्लेयर करवा देते थे। कोर्ट का सर्टिफिकेट लगता है इसमें इंसॉल्वेंसी का, इंसॉल्वेंट डिक्लेयर करवा देते थे। और जनाब अब जब इंसॉल्वेंट हो गए तो जिसने कर्जा लेना है उसका कर्जा मर गया। बैंक वालों की गाड़ी जो 10 लाख रुपए की गाड़ी थी वो तकरीबन कोई 1.5-2 लाख रुपए में जनाब जा रही है। मतलब 1.5-2 लाख रुपए उनको रिसीव हुआ, उसके बाद कर्जा खत्म। और ये सारे के सारे काम वकील किया करते थे। तो फिर बैंकर ने ये कह दिया, एक एग्रीमेंट कर लिया आपस में कि जनाब लॉयर्स को गाड़ी नहीं देनी। और उसके बाद ये रूल बना कि जी ड्यूरिंग लीज लेसी के नाम पे हमने पेपर्स ट्रांसफर नहीं करने। ये उस टाइम पे ये सारा कुछ एग्रीमेंट से बने थे। तो लॉयर्स को इस वजह से वो गाड़ी नहीं देते। क्यों? क्योंकि वो अपने आप को इंसॉल्वेंट डिक्लेयर करवा लेते थे। तो माइनर्स ने भी ये काम शुरू करना था, लेकिन लॉ ने तो कह दिया था जनाब एग्रीमेंट विद माइनर इज वॉइड ab initio। इसी वजह से लॉ ने साथ में ये भी बता दिया कि भाई साहब क्योंकि ये किसी किस्म का एग्रीमेंट नहीं कर सकते, ये लेन देन किसी भी बंदे के साथ कानूनी तौर पर नहीं कर सकते, इस वजह से ये इंसॉल्वेंट भी डिक्लेयर नहीं हो सकते। इंसॉल्वेंसी कब होती है? कि जब आपने कोई एग्रीमेंट किया हो, आपने कोई पैसे लिए हो, कोई चीज देनी हो या कोई चीज दी हो, पैसे मिलने हो, कोई ना कोई आपने ट्रांजैक्शन करनी हो, उस टाइम पे ये इंसॉल्वेंसी डिक्लेयर होती है। कोई चीज ऑन नहीं करते। जी बिल्कुल, इसीलिए लॉ ने फिर भी बता दिया फॉर सेफ साइड के जनाब क्योंकि माइनर किसी किस्म के एग्रीमेंट नहीं कर सकते, इस वजह से ये इंसॉल्वेंट भी डिक्लेयर नहीं हो सकता। ठीक है, कैसे होगा जब नाम की प्रॉपर्टी ना? यही तो बता रहे हैं कि इंसॉल्वेंट नहीं हो सकते, यही बता रहे हैं। माइनर कैन नॉट बी डिक्लेयर्ड इंसॉल्वेंट क्योंकि ये किसी किस्म का एग्रीमेंट नहीं कर सकते। ओके, अच्छा जी, अब आखिरी 2 मिनट, बस आखिरी 2 मिनट सुन लें। ए और बी इन दोनों ने मिलकर सी के साथ एक एग्रीमेंट किया। ए की एज है 16 साल, बी की एज है 20 साल। ये मेजर है, ये माइनर है। और सी की एज नाम है तकरीबन 50 साल। इन्होंने एग्रीमेंट किया, घर बेचने वाला वही एग्रीमेंट। $10 लाख के लिए पैसे दे दिए मिस्टर सी ने। ये पैसे जनाब ले गए और घर दिया नहीं। सी चला गया कोर्ट के पास और जाकर कहा कि सर इन दोनों ने मिलकर जो है वो मेरे साथ फ्रॉड किया है, पैसे ले लिए, घर नहीं दे रहे। बी ने कहा कि सर ए जो है वो माइनर है। ए क्या है? माइनर है। अगर आप इसको छोड़ेंगे, क्योंकि रूल ये कहता है कि अगर कोई 2 बंदे, 2 या 2 से ज्यादा बंदे किसी एक जुर्म में गिरफ्तार हों और दोनों के ऊपर सेम दफात हो, यानी कि दोनों का
जो क्राइम है वो बराबर हो, तो एक बंदे को अगर आप छोड़ रहे हैं तो आपको दूसरा भी बंदा छोड़ना पड़ेगा, ये लॉ है, ये रूल है। तो उसने कहा सर ये कौन है, माइनर है, तो माइनर के साथ किया गया एग्रीमेंट क्या है, वर्ड एब इनिशियो, आप इसको तो छोड़ देंगे, तो जब आप इसको छोड़ेंगे तो मेरे ऊपर भी वही चार्जेस हैं, आपको क्या करना पड़ेगा, मुझे भी छोड़ना पड़ेगा। तो लॉ कहता है कि बेटा लगता है तुमने सीए नहीं किया, इसलिए तुम्हें पता नहीं है, क्योंकि कानून कहता है कि जब माइनर और मेजर ज्वाइंटली कोई एग्रीमेंट करते हैं तो उस एग्रीमेंट की परफॉर्मेंस सिर्फ और सिर्फ मेजर करेगा। माइनर और मेजर ज्वाइंटली जब कोई एग्रीमेंट करेंगे तो इसकी जो ऑब्लिगेशन है वो सिर्फ और सिर्फ किसके ऊपर आएगी, मेजर के ऊपर आएगी। तो लिहाजा भाई साहब या तो घर दो इसको, बेशक अपना घर दो, या फिर इसके 10 लाख रुपए क्या करो, इसको वापस करो। अब ये मिस्टर ए अगर 10 लाख रुपए खा गया तो किसको पे करने पड़ेंगे, बी को पे करने पड़ेंगे, या घर देना पड़ेगा या 10 लाख रुपए देने पड़ेंगे। ठीक है जी, तो यहां पे जनाब हम लिख देते हैं इफ माइनर with major enters into an agreement with third party, contract is binding on major only। ठीक है जी, अगर माइनर जो है वो मेजर के साथ मिलकर किसी थर्ड पार्टी के साथ कॉन्ट्रैक्ट करता है तो उस कॉन्ट्रैक्ट की जो बाइंडिंग है, मतलब जो उसकी परफॉर्मेंस है, जो उसके रूल्स हैं, जो उसके लॉज हैं, वो किसके ऊपर एप्लीकेबल होंगे, सिर्फ और सिर्फ मेजर के ऊपर। क्लियर? लें जनाब, यहां तो कि मसला मसाइल कुछ पूछना चाहते हो? ऑल ओके जी, चलें जी।